नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। दो टूक में आज हम बात करेंगे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और इसके साथ ही शिक्षा पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे को स्कूल तक लाना सरकार का लक्ष्य है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को भी निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 सालों में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव आया। पहले नकल माफिया हावी थे, स्कूल बदहाल थे, बच्चे पढ़ाई से दूर थे, लेकिन अब स्कूलों में सुविधाएं हैं, बच्चों को ड्रेस मिल रही है, शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटी है। जानकार भी मानते हैं कि स्कूलों की व्यवस्था में सुधार आया है। उधर दूसरी ओर विपक्ष ने मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठाए। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बयान। जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर होता है और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद करना, जब एक बच्चा निरक्षर होता है तो समाज निर्धन होता है और प्रदेश या देश बीमारू बनता है। हमें बीमारू नहीं बनने देना है। हमें अपने बच्चों को साक्षर बनाना है, हर नागरिक को साक्षर बनाना है। याद करना, 9 वर्ष में हमने लगभग 60 लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नए जोड़ा है और इस बार जितने भी बच्चे अभी बाहर हैं, हर वह बच्चा जो 3 से 5 वर्ष के बीच का है वह तो आंगनबाड़ी में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा और 6 वर्ष का हर बच्चा, 5 वर्ष से ऊपर का हर बच्चा प्राइमरी स्कूल में अपना नाम लिखवाएगा। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में 57,000 से ऊपर ग्राम सभाएं हैं, 800 से ऊपर ब्लॉक हैं। आपके शासनकाल के 9 वर्षों में एक भी प्राथमिक विद्यालय का या उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार में शिक्षा विभाग का बजट पूरा खर्च नहीं हो पाता है और आधा फीसदी जो सरकार अपने शिक्षा के बजट का पैसा भी नहीं खर्च कर पाती है, वो शिक्षा पर अगर बड़े बड़े व्याख्यान देगी तो ये कहां तक जनता के साथ न्याय है। दरअसल राज्य में करीब 1,55,000 करीब स्कूल है जिसमें 2 करोड़ के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछले 9 सालों में सरकार ने काफी काम किया है। चाहे यूनिफॉर्म की बात हो, वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, जूते और दूसरी जो चीजें बच्चों को फ्री दी जाती हैं उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट उनके अभिभावक के खाते में जाता है। इसके अलावा उनको किताबें निःशुल्क दी जा रही हैं और भी ढेर सारी सुविधाएं की गई। बहुत से डिजिटल सुधार किए गए और डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से, खासतौर पर निपुण के आने से उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा में बहुत कुछ बदला है। तो तमाम बयान आपने सुन लिए और इसी के साथ वो सवाल भी आपके सामने आज की बहस हम क्यों करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम 27 में मिलेगा सत्ता का इनाम। 27 की बिछी बिसात, शिक्षा से सियासत की बात। नकल माफिया पर वार, यूपी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार। शिक्षा व्यवस्था में सुधार 2027 की चुनाव का आधार। तो ये हमारे तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम लेंगे हमारे साथ जो गेस्ट बने हुए हैं उनके साथ। अपर्णा दीक्षित जी से हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विनय सिंह प्रवक्ता हैं एसपी से, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूं और साथ ही वीरेंद्र भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अपर्णा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहीं बातें कहीं, देखिए कोई दो राय नहीं है, किताबें मिली हैं, वर्दियां मिली हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिला है, लेकिन शिक्षक कब मिलेंगे? देखिए, हमने जब 69,000 भर्ती मामला करवाया था, जब भर्तियां करवाई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक संरचना बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें इंटरवीन किया, फिर हाई कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो उसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, कई तारीखें लगाई गई और उसमें एक तारीख तय करके जल्दी ही निर्णय आएगा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार का पक्ष रखते हुए उसमें जो कट ऑफ को लेकर दिक्कत थी, जिसमें सामान्य वर्ग को 65% और आरक्षित वर्गों को कट ऑफ को लेकर 60% थी, इसमें मूल विवाद है। तो ये विवाद जल्दी ही सुलझाया जाएगा। चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार इस पर लगातार नजर बनाए रखे। और मैं बता देना चाहती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो समाजवादी पार्टी अगर ये आकर आड़े हाथों लेने का प्रयास जो लगातार करने की कोशिश करते रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं
कि इन्होंने शिक्षा जगत में बहुत सारे सुधार किए हैं और हमारे यहाँ इस तरीके से। तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो बेसिक शिक्षा को लेकर बुनियादी ढांचों पर जो काम हुआ है, जो बेसिक शिक्षा में जो प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे उनकी हालत जर्जर हुआ करती थी, भैंसें बंधा करती थी उसमें, गायें चरा करती थी उसमें, आज आप देखेंगे वो हाईटेक हो चुके हैं उसमें, लैब की, इंटर कॉलेज को लेकर, माध्यमिक को लेकर हमने बहुत सारे काम किए हैं। और इसकी खुद ही सराहना नीति आयोग द्वारा की गई है। 1,36,000 जो हमारे विद्यालय हैं, और नीति आयोग ने खुद ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर, और उन्होंने ये कोट किया है स्पेशल ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर, कि हमने शिक्षा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बच्चों को जो स्कूल बैग हो, स्कूल ड्रेस हो, 1200 रुपए डायरेक्ट बच्चों। चलिए, बीजेपी ने बहुत काम किया, लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि इतना काम करने के बावजूद जो रैंक है, सरकार जो स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, वो अभी भी टियर आपके क्षेत्र में नहीं आ पाई है। अभी भी वो जो टियर है वो नीचे ही है, बिलो टियर ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो उच्च शिक्षा के स्टेट हैं उनमें यूपी का नाम शामिल क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ पहले ये 3% था और अब ये शिक्षा सुधार को लेकर अभी 19% हो चुका है। और ये रिपोर्ट्स के आधार पर ही मैं कह रही हूँ, जब शिक्षा व्यवस्था में नकल व्यवस्था आ जाए, जब सेंटर व केंद्र की प्रक्रिया को चुनाव से आने से पहले ये तमाशा बना दिया जाए शिक्षा व्यवस्था को, कि हम अगर आएंगे सत्ता में, माननीय मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने बोला था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो बच्चों के सेंटर को केंद्र करेंगे। और सेंटर को केंद्र होने के बाद कितनी धज्जियां उड़ी है, नकल व्यवस्था हर जगह हावी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की हालत 3% पढ़ने लिखने वालों में रह गई थी, और आज 2017 से लेकर अब तक की जो सुधार हालत है उसमें 19% की वृद्धि आई है। ये किसी से छिपा नहीं है। और इसमें हमने बहुत काम किए हैं। हमने बच्चों में ये ऑपरेशन चलाए हैं, स्कूल चलो अभियान के तहत हमने लोगों में ये मैसेज देने का, अध्यापकों को ये ड्यूटी दी गई थी, जो बच्चे बेसिक स्कूल छोड़ चुके थे। हमारी सबसे बड़ी ये जो उपलब्धि है वो यही है कि हमने बच्चों यानी कि अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं कहीं ना कहीं विरासत में मिली है, आपका ये कहना है, और विरासत के जरिए ही जो मिला है सब कुछ उसमें सुधार किया जा रहा है। क्यों ऐसा ही है विनय सिंह जी? आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ताएं कह रही हैं ये तमाम जो आज खामियां हमें नजर आ रही हैं विरासत में मिलती आई हैं समाजवादी पार्टी से, और भी बदतर हालात थे, ऐसा कह रही हैं अपर्णा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर शिक्षा को लेकर के बात कहती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आपको भी पता है करीब 27,000 विद्यालय ऐसे हैं जो बंद होने की स्थिति में है, और उसको बंद किया जाएगा। वो 5,000 से ऊपर बंद किए जा चुके हैं, जहाँ खोलने चाहिए वहाँ बंद किए जा चुके हैं। और आप अगर मेडिकल की बात करें, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, तो आप देखें कि क्या इस राज्य में जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा दिया गया है, और मेडिकल कॉलेज में अगर एक बच्चा पढ़ने जाता है तो 1 करोड़ से कम का खर्चा नहीं आता है। कितने कॉलेज इन्होंने खोले हैं सरकारी, कितनी सीटें इन्होंने बढ़ाई हैं, सारे ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने कोशिश किया है प्राइवेट के हाथों में देने का। तो शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने एकदम खत्म करने का प्रयास किया। प्राइमरी पाठशाला का हाल देखे रहे हैं आप, जितने और कॉलेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो रहे हैं सब प्राइवेट कॉलेज हैं। इतनी महंगी पढ़ाई है, लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने एकदम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, कुछ इसी तरीके का आपका ये बयान है जो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन उसमें भी तो एक विरोधाभास मुझे नजर आ रहा है। विनय जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। विरोधाभास ये है कि सरकारें कहते हैं कि हम उन स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं ताकि जो ये वैकेंसीज हैं जो अभी तक नहीं भरी जा रही हैं, और जहां पर जो बच्चे हैं जिनमें शिक्षक अभी कम है, वो जो शिक्षक हैं या फिर जहां पर स्कूल के बच्चों की संख्या कम है उन्हें मर्ज कर दिया जाए और उसे बैलेंस कर दिया जाए। देखिए, ये तो कहने वाली बात है। जैसे मान लीजिए हमारा प्राइमरी पाठशाला हमारे गांव पे है, और हमारे गांव पे मान लीजिए बंद करके 5 किलोमीटर दूर अगर खोला जाएगा तो ये पीडीए के लोग क्या समझते हैं, आप पहुंच पाएंगे क्या? उनके पास संसाधन है कि इस गांव से जा करके 5 किलोमीटर तक पीडीए के लोग, इनका सीधा प्रहार है पीडीए के ऊपर। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित जो परेशान है, इनकी जो भी शिक्षा है या चिकित्सा है सब पूंजीपतियों के लिए है।
जो भी व्यवसाय है, जो इस धंधे में है, सब इनके पूंजीपति है। ये कहते हैं हमने 72 या 73 मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, 72-73 मेडिकल कॉलेज खोल दिया। हमारी भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, बता दें कितने मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर पठन पाठन की सुविधा या एक आध दो और जो है उसमें कमरे बना दिए गए हैं। आपने बात की, आपकी सरकार में कितनी थी? 35% अभी बढ़ोतरी हुई है। जो संस्थान है, पहले जो बिजली की अगर मैं बात करूं 74% थी 2016 से पहले जो खर्च की जाती थी, वो 94% पे पहुंची है। इसी प्रकार से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, वो भी बढ़ा है। 2017 से पहले तो आप ये बात ही नहीं कर सकते हैं ना, तब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ड्रॉप आउट की भी मैं बात करूं, कितना ज्यादा था? अगर आप देख पावे तो देख लें, 2014 में 10,000 के करीब मेगावाट क्षमता थी उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब सरकार बनाया तो बिजली, लेकिन स्कूल में वो बिजली कितनी दी गई, कितनी लाइट्स वहां पर लगी, कितनी मूलभूत सुविधाएं हुई, ये अलग सवाल है। चलिए बढ़ते हैं, आपके पास मैं लौटूंगी। वीरेंद्र भट्ट जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर बने हुए हैं। वीरेंद्र जी देखिए, दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये दावे कागजों में है? जमीनी सच्चाई कुछ और है। रिपोर्ट से कहते हैं कि एनरोलमेंट्स तो बढ़ रहा है, शिक्षक नहीं है, दूसरा बच्चों के अंदर स्किल्स नहीं है। हमारे बच्चे कंपीट ही नहीं कर पा रहे दूसरे राज्यों से, हिमाचल या केरल जैसे राज्यों से। या फिर मैं बात करूं, अगर विदेशों की बात करूं तो बिल्कुल शून्य स्तर पर आकर हम नजर आते हैं। आपका फोकस क्या प्राइमरी एजुकेशन पे है या सेकेंडरी एजुकेशन पे है? बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन पर है, सेकेंडरी एजुकेशन पर है जी। एजुकेशन पे है ये जी। तो अगर आपका फोकस प्राइमरी एजुकेशन है तो इसका सबसे बड़ा, अगर प्रामाणिक जानकारी के लिए जो हर साल एक रिपोर्ट आती है ASER की रिपोर्ट, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, अगर ASER की रिपोर्ट को हवाला देखें तो यूपी में लिटरेसी रेट, एनरोलमेंट रेट जो है पहले से बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। ऐसे अभियान पहले भी लॉन्च किए गए हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो महत्वपूर्ण काम ये हुए हैं कि जो भ्रष्टाचार था, बच्चों को स्कूल बैग है, स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म है, जूते हैं, मोजे हैं, अब ये सारा पैसा उन बच्चों के अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे जा रहा है। तो इसके कारण जो है प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों के लिए मिड डे मील के अलावा अन्य आकर्षण पैदा हुआ है कि वो स्कूल आएं और अपनी शिक्षा व्यवस्था को गंभीरता से लें। लेकिन समस्या ये आती है कि प्राइमरी स्कूल के टीचरों के ऊपर इतने बेकार के काम लाद दिए जाते हैं। कभी आपका रोल रिवीजन हो रहा है, अभी पिछले 3 महीनों से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल्स है, जो मतदाता सूची है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च टीचर इसी काम में लगे रहे। तो कोई ना कोई केंद्र सरकार का सर्वे, अभी जनगणना शुरू होने जा रही है तो प्राइमरी स्कूल के टीचरों को इस काम में लगा दिया जाएगा। और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये सब पिछले 50 साल से हो रहा है। तो प्राइमरी एजुकेशन में ये बहुत बड़ी बाधा आती है कि प्राइमरी स्कूल के टीचरों को जो है राज्य सरकार एक बॉन्डेड लेबर के रूप में इस्तेमाल करती है और उनको किसी भी काम में लगा दिया जाता है। चुनाव होता है तो इलेक्शन ड्यूटी तो उनकी लगती ही है, वरना तमाम तरह के सर्वे हैं, सूचना का संकलन है, ये सब होता रहता है। और अगर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, अगर भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है, तो हमें एजुकेशन पर, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के ऊपर लगातार ध्यान देना होगा, लगातार फोकस करना होगा, उस पर टोटल बजट एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा और ऐसी शिक्षा नीति और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा कि ताकि अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स को रिटेन किया जा सके, ड्रॉप आउट रेट को हम शून्य पर ले आएं। तो ये कोई मामला जो है राजनीतिक मामला नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो प्रतियोगिता और रेवलरी का मामला नहीं है, यह देश की आम जनता का मामला है। और इसमें जाति और मजहब को घुसेड़ना तो बिल्कुल ही
अनुचित है। वो बिल्कुल। बच्चा किसी जाति मजहब का बिल्कुल, हो, पीढ़ी हो इसीलिए या- हम शिक्षा पे या बात कोई भी करेंगे। हो, सबको समान शिक्षा का अधिकार अपर्णा संविधान जी, में मेरा है। सवाल जो अभी तमाम बिंदु यहाँ पर वीरेंद्र जी की ओर से उठाए गए हैं उसी से जुड़ा आपसे रहने वाला है। देखिए, ये बात साफ है, एक तो प्राथमिक स्कूल की मैं बात करूं, टीचर्स की इतनी कम संख्या, ऊपर से जो उन्हें एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है। अभी हमारे देश की मैं बात करूं तो हमारे देश में साइकेट्रिस्ट, तमाम बातें, मनोविज्ञान, इन पे ज्यादा गौर नहीं करते हैं, मैं सही बता रही हूं। लेकिन सही बात है कि ये जो बहुत सी ऐसी चीजें ये हमारे दिमाग पर हावी होती है, वो शिक्षक भी इंसान होते हैं। और वाकई अगर इस प्रकार की तमाम जो क्रियाकलाप ये चलते रहेंगे साइड बाय साइड, इससे पढ़ाई तो प्रभावित होगी, ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। SCER की रिपोर्ट का ही मैं जिक्र करना चाहूंगी। SCER की रिपोर्ट का सिर्फ 9% के करीब जो लर्निंग स्किल्स हैं वो बच्चों के अंदर बढ़ी है प्राथमिक तौर पर। या बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी, आप बजट पर बात कर रहे थे तो मैं पहले बता देना चाहती हूँ 2012 से 17 के बीच में जो बजट रहा है वो 35,000 से लेकर 45,000 था, बेसिक शिक्षा का और माध्यमिक का। और भारतीय जनता पार्टी में जो लास्ट बजट था 45,000 था 2016-17 में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यही बजट 1,10,000 करोड़ रुपए हुआ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ ली थी 2017 कि तुरंत 1 जुलाई को उन्होंने स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने स्कूल में जाकर, आज उनके भाषण में भी ये रहा है कि उन्होंने स्कूल में जाकर स्कूल की स्थितियां देखी थी जो जर्जर हालत में हुआ करती थी। मैडम, आज स्कूल की जो आज बात कर रहे हैं आदरणीय प्रवक्ता महोदय, जो हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि हमने सुधार करने का काम किया, हमने स्मार्ट क्लास देने का काम किया, हमने लैब शुरू किया है, हमने बच्चों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया, हमने मिड डे मील देने का काम किया जिसमें बच्चों को रुचि प्रदान हो। जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चों के लिए हमने अटल विद्यालय योजना शुरू की है। ये बहुत बड़ी योजना है जिसमें हर जिले पर जो हमारे जो गरीब मजदूर परिवार के बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई और उनका रहन सहन सब कुछ फ्री कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी पहल है। बच्चों को जो मेधावी छात्र रहेंगे बचपन से ही उनको एक टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद अटल योजना के माध्यम से। चलिए अपर्णा जी, इतनी सारी सुविधाएं दी है, इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, फिर भी 35% तक का इजाफा सरकारी से प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों हो रहा है यूपी में? ये बात सही है कि आप जो कह रही हैं कि 35% का जो इजाफा हुआ है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के प्रचार प्रसार और फैलाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन सरकार की जो पहल है वो यही है, अटल योजना हो, कस्तूरबा गांधी योजना हो, वो ये दर्शाती है कि जो हमारे जो शोषित वंचित लोग हैं जो पढ़ाई के लिए अपनी वो नहीं कर पा रहे, उनको हम आगे भी बढ़ावा दे रहे हैं। और रही बात बेसिक शिक्षा के लिए, तो बेसिक शिक्षाओं को लेकर हमने जो जर्जर पड़ी बिल्डिंगों को हमने उन्हें स्मार्ट तक लाने का जो काम किया, 1,36,000 से लेकर अब तक, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों की अपनी मेहनत का भी नतीजा रहा है। और ये भी बात सच है कि हम शिक्षकों का इस्तेमाल SIR में करते हैं, BLO के माध्यम से उनका लगातार कहीं ना कहीं सरकार करती है, उसके बाद भी हमने इतनी बड़ी मात्रा में 1,36,000। चलिए सवालों का जवाब ले लेते हैं विनय सिंह जी से। विनय सिंह जी, ऑपरेशन, सरकार का ऑपरेशन कायाकल्प है, उसके बारे में आपने सुना होगा। अब यहाँ पर भी मैं आंकड़ों की बात करूंगी। 2017 से पहले अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड्स पर 2017 में सिर्फ 36% स्कूल स्टैंडर्ड्स पर थे। ये संख्या बीजेपी की गवर्नमेंट में बढ़कर 96% हुई, एक बड़ा बदलाव है। सरकार जहां पर कर सकती थी वहां पर सरकार ने किया, और मैंने जो खिलाफ चीजें थी उन पर भी सवाल पूछा। आपकी ओर से इस पर क्या जवाब रहेगा? देखिए, अभी आपने बताया जो बेसिक शिक्षा की बात की कि हमने सारी सुविधाएं, ये आपको भी बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं जो वहाँ पर जो दूध दिया जाता है तो एक लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी है। ये स्थिति है प्राइमरी पाठशाला के स्कूलों की। और रही बात जो बजट की बात हमारी बहन कह रही थी, बजट उत्तर प्रदेश का बजट बड़ा लंबा चौड़ा रहता है, 9 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ ऐसे बजट रहता है। लेकिन खर्च कितना होता है? पिछला कितना खर्च हुआ? 46% बजट का केवल हिस्सा खर्च हुआ। धरातल पर क्या आया? कहने के लिए नहीं है कि बजट हमने बड़ा इतना, लेकिन आप धरातल पर खर्च कितना कर पाए। रही बात और शिक्षा की, तो शिक्षा जो है आज की तारीख में जिनके पास पैसा है उनके पहुंच तक शिक्षा है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति को खराब कर दिया गया है। शिक्षा को कहीं न कहीं
जो हमारे गरीब और पीडीए के लोग हैं उनसे दूर कर दिया गया, क्योंकि देखिए पीडीए का तो शिक्षा तो सभी को मिल रही है, वर्दियां सभी को मिल रही है, किताबें सभी को मिल रही है, उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम्हें ज्यादा किताबें दे देंगे। 27,000 विद्यालय जब आप बंद कर देंगे तो कहां से शिक्षा मिल पाएगा, आप बताइए। अगर ये विद्यालय बंद नहीं करेंगे, इनका मर्ज नहीं होगा, तब आप भी तो कहेंगे बाद में कि इन विद्यालयों में जो है शिक्षक ही नहीं है, बच्चे खाली आ रहे हैं। आप सुविधा, अरे फिर आप बताइए, आप ये बताइए, एक मजदूर गरीब बस्ती में रहने वाला गांव में 5 किलोमीटर चल के अगर वो 5 साल की उसका बच्चा है 4 साल, तो हाईवे होते हुए कैसे जाएगा वो पढ़ने के लिए? नहीं जा सकता। इससे अच्छा वो नहीं पढ़ाएंगे, वो घर पर रखेंगे। गांव के अंदर विद्यालय था तो वो पढ़ने जाते थे, कुछ सीखते थे। आज कहीं न कहीं शिक्षा को खत्म कर दिया गया, चिकित्सा को बर्बाद कर दिया गया। जी, सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया जो मैंने नहीं पूछे थे, लेकिन जो मैंने पूछा था जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। 2017 तक की मैं बात करूं, स्टैंडर्ड्स के अनुसार से 36% स्कूल थे, ये डाटा है ऑपरेशन कायाकल्प का। अरे देखिए, लेकिन अगर बात में 2017 की बात की करूं, अभी तक 96% स्कूल स्टैंडर्ड्स पर आए हैं। अरे 2017 के पहले जो संविदा पे जो टीचर थे, शिक्षा मित्र थे, हमने उनको जो है उनकी तनख्वाह उनको लोगों के बराबर रखा था और उनको नियमित करने का प्रयास कर रहे थे, जिसको आकर के इन्होंने उसको खत्म कर दिया। कहीं न कहीं जब 10,000 रुपये में एक संविदा में शिक्षक पढ़ाएगा और 80,000 रुपया वहाँ परमानेंट वाला पाएगा तो शिक्षा का स्तर कैसा रह जाएगा आपको पता है, वो कैसी पढ़ाई होगी। इन्होंने शिक्षा को बर्बाद किया, इन्होंने चिकित्सा को बर्बाद किया, इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के विजन को बर्बाद किया। इन्होंने क्या दिया है उत्तर प्रदेश को? इन्होंने उत्तर प्रदेश को नफरत दिया है, इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का प्रयास किया। इनके पास न जन है, इनके पास न जन है, न इनके पास विजन है। इनके पास न जन है, न इनके पास विजन है। समाजवादी पार्टी के साथ विजन पे काम करती है। चलिए, भाषण अच्छा था, बस मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस समाजवादी ने अपने विकास के एजेंडे ये झूठ बोल रहे हैं, बढ़ाया। आदरणीय प्रवक्ता महोदय झूठ बोल रहे हैं, वो इस हिसाब से झूठ के ब्रांड एम्बेसडर तो माननीय प्रधानमंत्री जी है। झूठ की पाठशाला तो भारतीय जनता पार्टी में चलती है, झूठ की पाठशाला तो भारतीय जनता पार्टी में चलती है, जहाँ से आप लोग स्क्रिप्ट लेकर के आते हो। आप बता रहे हो दूसरे को झूठा। उनको किया गया है क्योंकि वहाँ की झूठ की पाठशाला भारतीय जनता पार्टी में चलाई जाती है, जहाँ से आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है झूठ बोलने के लिए। आप झूठ मत बोलिए कृपया करके। और आप कह रहे हैं शिक्षा मित्रों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी है अभी थोड़े दिनों पहले शिक्षा से दूर किया गया है। आप कह रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा 3% से जो प्राइमरी के स्कूल के बच्चों की संख्या थी उसको 19% कर दिया गया। आज हर बच्चा स्कूल में बोलने से नहीं होता। आपके यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं मेट्रो हमने चलाया, सब कुछ हमने किया, सिर्फ झूठ बोलते हैं। हमने बिजली की व्यवस्था दी, हमने जो है विकास का आयाम प्रस्तुत किया, हमने छोटे बड़े सब स्टेशन बनवाए उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने किया क्या है? नफरत के सिवा उत्तर प्रदेश को क्या दिया है? बुलडोजर से चलेगा प्रदेश चलेगा? चलिए देखिए, सवाल मेरे कुछ और थे, जवाब मुझे कुछ और मिल रहा है और इससे जाहिर तौर पर हम डिबेट से कहीं और भी जा रहे हैं। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूंगी वीरेंद्र जी से, समझना चाहूंगी वीरेंद्र जी, क्या अभी अगर मैं बात करूं तो सरकारी स्कूल वाकई विकल्प है या फिर प्राइवेट लोगों की मजबूरी बनता जा रहा है? बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रही है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका प्रचार और प्रसार अच्छा है। क्या वहां पर भी लैकेज साइड है गवर्नमेंट का? देखिए, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जो सुविधाओं में निरंतर सुधार किए जाने की आवश्यकता है और इसको राजनीतिक दंगल का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। ये आम जनता का विषय है और ये समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण का विषय है, बच्चों का विषय है, देश के प्रदेश के भविष्य का विषय है। तो ये समाजवादी पार्टी या बीजेपी के बीच में इसको जो है ये पहलवानी का मुद्दा ना बनाइए इसको। ये आम जनता का विषय है। गांव-गांव में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें अब अभी सुविधाओं का अभाव है और सरकार लगातार इसके लिए प्रयास लगातार होते रहते हैं।
लगातार हो रहे हैं, लेकिन अभी गांव-गांव में हर स्कूल में कि आप चाहें कि वो पेयजल की सुविधा भी हो, बिजली की सुविधा भी हो, शौचालय भी हो, ये सारी सुविधाएं अभी नहीं हो पाई हैं। बच्चों के स्कूल में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है, बच्चे आज भी टाट की पट्टी पर बैठते हैं। तो ये सारे काम के लिए सस्टेन प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, और ये अभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में इन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और वही प्राइवेट स्कूलों में ये सुविधाएं हैं, लेकिन उनमें भी जो खर्चा है, जो फीस है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट जो हो रहा है, उसकी सबसे बड़ा आकर्षण है मिड डे मील और वहाँ पे मिलने वाली फ्री की सुविधाएं, जैसे कि स्टेशनरी है, स्कूल बैग है, यूनिफॉर्म है, स्वेटर है, कपड़े हैं, जूते हैं। इन्हीं के कारण सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट हो रहा है और रिटेन भी हो रहे हैं। चलिए, और ड्रॉप आउट कम है, आपने बताया उसकी मूल वजह क्या है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर विनीत जी से मैं लेना चाहूंगी। विनीत जी, ड्रॉप आउट संख्या की बात करें 2017 से पहले, वो भी आपने देखी होगी प्राइमरी स्कूलों पर खास तौर पे, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, भले ही प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे शिफ्ट जरूर हुए हैं, 35% का इजाफा है, लेकिन इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नामांकन भी बढ़ा है। देखिए, आज प्राइवेट स्कूलों को जिस तरीके से यह सरकार सुविधा दे रही है, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को और पूंजीपतियों के हाथ जो चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से यह सरकार पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक है, उसी का ये देन है कि आज प्राइवेट स्कूल प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और लोग जब प्राइमरी पाठशाला में शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, आपने देखा होगा कई बार न्यूज आया है कि वहाँ मिड डे मील का खाना खा करके बच्चे बीमार हो गए। और कई बार आपने देखा है, जिसके वीडियोस भी आए हैं, कि एक लीटर दूध में, देखिए ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस और खबरें भी सामने आती थी 2017 से पहले। अपर्णा जी कुछ कह रही हैं, आखिरी प्रतिक्रिया अपर्णा जी। मैं बताना चाहूंगी दीपशिखा जी कि जिस हिसाब से ये कह रहे हैं, उनके हिसाब से तो काम ही नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता, किसी भी कार्यकर्ता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है। इनको बस अपने गीत गाने हैं, इनको ये गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। जनता पार्टी ने सिर्फ नफरत बांटा है। व्यवस्था को लेकर शिक्षा की धज्जियां उड़ाने वाले समाजवादी पार्टी जो सरकार में सत्ता पर आसीन हो गए, बच्चों के भविष्य को खा गए, ऐसे समाजवादी पार्टी के सरकार से धुरंधर बन घूम रहे हैं सारे लोग, और कहते हैं कि हमने विकास। चलिए ठीक है अपर्णा जी, विनय जी आपका भी शुक्रिया। नरेंद्र जी, 2024 में आपका नकल दिवस को बुलाया गया था। चलिए देखिए, शिक्षा के आधार पर कितने वोट मिलते हैं 2027 में, देखने वाली बात रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट में तमाम प्रतिक्रियाएं आपने दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूल कागजों में चमक गए, क्या बच्चों का भविष्य भी चमक पाएगा? और अगर बच्चों का भविष्य चमक पाएगा तो आखिर कब तक? क्योंकि ड्रॉप आउट लिस्ट भी 2017 से पहले हमने देखी, और अभी प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट भी हमने देखा, ऑपरेशन कायाकल्प में बदलती चीजें भी हमने देखी। लेकिन क्या स्किल जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो पाएगा? बड़ा सवाल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।